कैसे हैं आप लोग? रोज़े ठीक जा रहे हैं? चलो अच्छी बात है। अच्छा, कल हमने कोशिश की थी डिबेट को ओपन अप करने की। मैं पहले समराइज़ कर देता हूं ताकि आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हों तो हम उनको पहले करें, उसके बाद आगे जाएं। ठीक है, कल हमने जो कंटेंशंस अंडरस्टैंड की थी वो हमने कहा था कि ऐसे के अंदर फेलियर की रेशो ज़्यादा होने की रीज़न सबसे बड़ी ये है कि हम लोग टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं लेकर आ पाते कि टॉपिक को अंडरस्टैंड कैसे करना। और टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग का सेकंड पार्ट जो लिंक्ड है इसके साथ, दैट डिपेंड्स ऑन दिस वेरी थिंग कि क्या आपने टॉपिक समझने के बाद एग्जामिनर को समझाया भी था या नहीं। टू वे स्ट्रीट की कल बात की थी, याद है आपको? ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह एक टॉपिक को जब हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट की डिबेट होती है, हमने इंगेज करना होता है डिबेट को रादर देन द कॉन्सेप्ट। जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स की डिस्कशन की और हमने बताया ग्लोबलाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट, द डिबेट इज प्रोज एंड कॉन्स, उसके ऊपर जाओ। फिर वो स्टार्टेड मेकिंग एन आउटलाइन और हमने कहा था कि जहाँ पे हम सबसे पहले आउटलाइन में टॉपिक को डीकोड करने के बाद स्टांस क्लैरिटी देते हैं, उसके बाद जो सेकेंड चीज़ उसके बीच में आती है वो उस स्टांस को जस्टिफाई करना होता है। नथिंग कम्स इन बिटवीन दीज टू थिंग्स। आपको ये बात याद है? ठीक है। उसके बाद फिर हमने कहा था आगे एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी हेडिंग्स का और सेकेंडरी हेडिंग्स का। प्राइमरी हेडिंग्स और दोज हेडिंग्स जो डायरेक्टली आप इंगेज करते हो टॉपिक की वर्डिंग से एक्सट्रैक्ट करके, और सेकेंडरी हेडिंग्स वो होती हैं जो डायरेक्टली गिवन तो नहीं होती, बट इन ऑर्डर टू मेक अ 2500 to 3000 वर्ड्स डॉक्यूमेंट वी नीड टू इनकलकेट देम। ये सारी डिस्कशन हमारी कल की थी, राइट? उसके बाद हमने कहा था कि एक पूरी आउटलाइन के अंदर अगर आप चाहें तो आप फ्रेजेस के साथ जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो सेंटेंसेस के साथ जा सकते हैं, बट मेक श्योर आप जिसके साथ मर्जी जाएं, आपकी जो सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत होगी वो ये होगी, आपने पैरिटी स्ट्राइक करनी है। पैरिटी किस चीज़ के बीच में? कि अगर फ्रेजेज हैं सारी फ्रेजेज होंगी, सेंटेंसेज होंगे सारे सेंटेंसेज होंगे। फिर मैंने आपको बताया था दैट दिस एग्जिस्ट द कॉन्सेप्ट, देयर एग्जिस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ केस इन पॉइंट। केस इन पॉइंट का मतलब कभी भी एग्जाम्पल्स नहीं होता, यू नीड टू पर्टिकुलरली मैंशन दोज केस इन पॉइंट्स। जैसे हमने कल एग्जाम्पलीफाई किया था कि अगर आप फ्लड, क्लाइमेट चेंज और मिथ और रियलिटी में एक्सेसिव फ्लडिंग, अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग की बात कर रहे हैं और उसमें आप केस इन पॉइंट में सिर्फ पाकिस्तान 2010 फ्लड्स लिख रहे हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है, दिस इज़ नॉट अ केस स्टडी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने एक चीज़ को बड़े क्लियरली अंडरस्टैंड किया था, देयर एग्जिस्ट टू मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स इन द मार्केट जो आपको ऐसे पढ़ाते हैं। एक वो जो अंग्रेजी का टीचर होता है और एक वो जो फार्मूला बेस्ड अप्रोच के साथ आते हैं, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्हें क्वालिफाई किया होता है। अब केस इन पॉइंट्स और फार्मूला, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो यूजुअली हम टेक्निकल करते हैं जब अपनी राइटिंग को, हम वहां से बहुत एज लूज कर जाते हैं अच्छा लिखने का। तो मैंने आपको कल बताया था कि हमने कुछ फैंसी बीच में ऐड नहीं करना आउटलाइन के अंदर भी। हाँ, अगर आप कर रहे हो तो फिर उसमें पैरिटी होनी चाहिए। केस इन पॉइंट है, प्रॉपर केस इन पॉइंट मेंशन करो कि किस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंगली हाउ मच वाज द लॉस एंड हाउ मच वाज द कोलैटरल डैमेज। बोथ ऑफ देम शुड कम इनटू द केस इन पॉइंट, देन इट विल मेक अ सेंस कि ये केस इन पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आप फर्दर मूव करेंगे तो हमने ये चीज़ एनालाइज की थी कि एक चीज़ होती है थीसिस स्टेटमेंट का होना और एक चीज़ होती है उसका ना होना। ठीक है, आई विश, ऑनेस्टली आई विश कि आई वुड हैव किसी के साथ मनाजरा किया जाए इस पर्टिकुलर थिंग के ऊपर कि ये थीसिस स्टेटमेंट आपने एट फर्स्ट प्लेस कहाँ से लेकर आए हो। आपके साथ, इनके साथ वो एग्जामिनर रिपोर्ट शेयर कर दी है ना। हम इस लेक्चर को शुरू करने से, आज दूसरे दिन की वर्कशॉप शुरू करने से पहले आपने 7-8 साल की एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़नी है और आपने मुझे बताना है कि थीसिस स्टेटमेंट का वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अननेसेसरीली इसको एक रिलीजियस थॉट बना दिया गया है कि पेपर इसके बगैर कंप्लीट ही नहीं हो सकता अगर आप थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखते। और थीसिस स्टेटमेंट क्या है? फिर सारों की मोनोटोनस किस्म की थीसिस स्टेटमेंट अननेसेसरीली ड्रैग करते हो। मेरे ऐसे के अंदर मैं इतनी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दूंगा, कभी ये नहीं कहूँगा कि नहीं विदाउट थीसिस स्टेटमेंट तो तुम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इफ़ इट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट अ थीसिस स्टेटमेंट, लीव दैट। क्योंकि एग्जामिनर ने कहीं पे भी इसकी डिस्कशन एग्जामिनर रिपोर्ट में, पास्ट पेपर्स के अंदर कहीं पे भी नहीं है। ये तो हम लोगों के बनाए हुए जो है ना तरीकाकार है कि थीसिस होगा तो ये होगा तो वो होगा। जैसे कल आप लोगों ने कहा कि हम लोगों ने जो डिस्कशन की उसके बाद आउटलाइन वाज क्वाइट सिंपलेस्ट, आप लोगों को वो सिंपल लगी। द रीज़न वाज कि उसके अंदर कुछ फैंसी नहीं था। उसके अंदर मैंने आपको नहीं कहा था कि केस इन पॉइंट्स को मेंशन करो, थीसिस स्टेटमेंट्स को मेंशन करो। उसके अंदर मैंने आपको नहीं कहा था काउंटर पर्सपेक्टिव्स को लेकर आओ। उसके अंदर मैंने आपको नहीं कहा था जेनेसिस की डिस्कशन करो। उसके अंदर मैंने और कोई डिफिकल्ट अप्रोच नहीं बताई थी। क्यों? क्योंकि द बेस्ट आउटलाइन वुड ऑलवेज बी द वन जो आपकी खुद के एक्सप्रेशन की उधर बैठ के हॉल के अंदर लिखी जाती है, ना कि बोरोड हो।
आपके सारे केस इन पॉइंट्स बोरोड होते हैं, आपकी सारी केस स्टडीज़ बोरोड होती हैं, आपके सारे काउंटर पर्सपेक्टिव अननेसेसरीली ड्रैग्ड होते हैं, हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। खैर, अब होगा क्या, अब हम आज चलेंगे कि आउटलाइन तो कल हमने कंस्ट्रक्ट कर ली, अब एक आइडियल इंट्रोडक्शन क्या होता है, आपके नज़दीक क्या होता है? मिनी ऐसे होता है। मिनी ऐसे होता है, ठीक है, क्या होता है बताएं जी। एक इंट्रोडक्शन के अंदर आपके नज़दीक क्या होना चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको आज तक जो पढ़ाया गया वो कैसे गलत है और वो कैसे इंट्रोडक्शन नहीं है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ऐसे टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, तो आउटलाइन बनाइए और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, ये तो सारे वो हैं ना जिनको मैंने पढ़ाया, आप मुझे और बताए ताकि मुझे एक रीज़न तो मिले कि मैं दोबारा जोशीला खिताब कर सकूं। ठीक है, रीजन देते हैं, हुक सेंटेंस। यस, ठीक है, मेरी बात सुने। ग्रैबर्स, अटेंशन ग्रैबर्स होते हैं, आपको कहा जाता है कहानी, आपकी अपनी कहानी बन जाती है, आप कहानियाँ बनाने बैठ जाते हो। ठीक है यार, मुझे एक चीज़ बताएं, एग्जामिनर को इस चीज़ का क्लियर डिफरेंस का पता होता है ना कि बोरोड एक्सप्रेशन क्या है और आपका एक्सप्रेशन क्या है, पता होता है ना। ओरिजिनलिटी कंटेंट में आपके एक्सप्रेशन से आती है या बोरोड से आती है? फिर दूसरी लॉजिक मुझे ये बताओ कि जब आप लिखने बैठते हो, रेलिवेंट लिखने का फ़ायदा ज़्यादा है या इररिलेवेंट लिखने का फ़ायदा ज़्यादा है? मुझे अगर आप ये कहेंगे वो जो हुक्स, वो जो कनेक्टर्स, वो जो एनेक्डोट से आप स्टार्ट करते हैं वो रेलिवेंट है, वो कतन रेलिवेंट हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूँ, अब एक गलत किस्म का जो आपको इंट्रोडक्शन सिखाया जाता है उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या हैं, और ये ऐसा इंट्रोडक्शन है ना सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में भी क्वेश्चन मार्क डाल के आएगा, उस एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको इतनी चीज़ें रटनी पड़ेंगी जिनका कोई वजूद ही नहीं होगा। आपको कहा जाता है स्टार्ट करें किसी हुक से या किसी एनेक्डोट से या किसी कहानी से या किसी तमहीद से, ऐसी बात है। सेकेंडली आपको कहा जाता है, इसको हम समझ लेते हैं हुक से, फिर आपको कहा जाता है यहाँ पर आपकी फैक्ट्स एंड फिगर्स आने चाहिए, फिर कहा जाता है यहाँ पे आपकी कोटेशन आनी चाहिए, फिर कहा जाता है यहाँ पे आपकी केस स्टडीज़ आनी चाहिए, फिर कहा जाता है यहाँ पे आपकी कोई एग्जाम्पल होगी, कोई एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर आपको कह दिया जाता है आपकी क्या आनी चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट, और आपका काम खत्म। आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बोरोड लर्निंग का आइडिया है क्या होती है? किसी दूसरे के लफ्ज़ लिखना, अपने लफ्ज़ ना लिखना, ठीक है, उसके आइडियाज़ को लिखना, समझ गए ना बोरोड एक्सप्रेशन। मुझे ये बताएं, ये जो हुक आप लिखते हैं, मैं आपको याद कराता हूँ कि हमें एक दफ़ा एक टीचर ने सिखाया, उन्होंने कहा इकोनॉमिक इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो है ना आप आउटलाइन और इंट्रोडक्शन लिखो, और साथ में मैं अब दोनों मॉडल आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो हमने पहला वाला, मुझे याद है, हम मोटरसाइकिल पे बाइक में किक मारते थे और किनाल पे चढ़ जाते थे और रट्टे मारने शुरू कर देते थे, ठीक है। वो था सिंस टाइम इमेमोरियल द वर्ल्ड हैज़ बीन ट्रैप्ड इनटू मैनी क्वागमायर्स रेंजिंग फ्रॉम सोशो पॉलिटिकल टू इकोनॉमिक। द पीपल हु लिव्ड इन द केव्स टू द वन हु लिव्ड इन अर्बनाइज्ड सोसाइटी हैव ऑलवेज बीन कन्फ्रंटेड अपॉन द वेरी फैक्ट ऑफ इकोनॉमी. Economy had remained a contention and it made the world fought many wars ranging from the Cold War to the World War I and II, and then it transcended also into the South Asia, particularly Pakistan, the land of pure since its inception is facing many challenges, and challenges are this. ये सारी कहानी बुनते बुनते मेरे पहले पेज के तकरीबन 15 से 16 लाइंस ना सही 10 से 12 लाइंस गई। दूसरा, ये कहानी याद करते कम से कम मैंने 400-500 लीटर पेट्रोल तो ज़्यादा फूका होगा, 400-500 रुपये का फूका होगा, 400-500 लीटर तो नहीं, ठीक है। तीसरी चीज़, ये तो हो गया इकोनॉमी का हुक। अब मुझे ला कर दो आप पॉलिटिक्स का हुक, अब मुझे ग्लोबलाइजेशन का ला कर दो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ला कर दो, मुझे अब इस तरह जितने भी मेजर थीम्स हैं सारों के हुक्स ला कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हें फैंसी होना है, और तुम्हें फैंसी होना है तो तुम्हें ये करना है। अब इसके मुकाबले में मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस देता हूँ, हाउ डू आई बिलीव कि यू शुड स्टार्ट, और उसके अंदर रिस्क भी नहीं है। वो क्या है? आप कहें सिंस इट्स इंसेप्शन द लैंड ऑफ प्योर इज फेसिंग मैनी चैलेंजेस, इकोनॉमी इज द बिगेस्ट वन owing to its foreign direct investment, decrease in foreign direct investment, soaring unemployment and rising inflation. अब मुझे ये बताओ, पहले वाला ठीक था, दूसरे वाला ठीक था? क्यों? दूसरे वाला टू द पॉइंट था। देखिए, मैंने इफ्स एंड बट्स के ऊपर आपको ऐसे पढ़ाना है ताकि मेरी रैशनैलिटी, मैं कन्विंस्ड हूँ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, लेकिन मुझे आपको भी तो कन्विंस करना है।
ठीक है, आपको कन्विंस करने के लिए ज़रूरी है कि आपको दोनों साइडें दिखाऊं और आप डिसीजन लेके क्या करना है। अब जो पहली साइड थी उसमें आपको अननेसेसरीली रट्टे मारने पड़ेंगे। दूसरी बात, वो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाते हो तो एक अनड्यू प्रेशर होता है, वहाँ पे आउटपोर करते हुए भी आप बड़ी मिस्टेक्स करोगे। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है, मैंने एक हुक याद कर लिया था गवर्नेंस पे, पेपर में डेमोक्रेसी आ गया, मैंने गवर्नेंस की वर्ड की जगह डेमोक्रेसी सब्स्टिट्यूट करके लिखा, ठीक है, और वो मुझे 20-25 मिनट ले गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने याद किया हुआ तो मैंने लिख के आना था। हाँ, पास हो गया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें हुक, आपको अननेसेसरी क्रैम करना पड़ेगा, आउटपोर करना पड़ेगा, हर एक डोमेन डायमेंशन का याद करना पड़ेगा। देखो, मैं जो आपको बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन सारी समरी ये होगी कि कुछ भी कैरी नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक पेन लेके जाना पड़ेगा और फ्रेश माइंड के साथ पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आई एम अगेंस्ट दिस वेरी नोशन के इतने कोटेशन याद कर लो, कितने कोटेशन याद करोगे? देखो, ये हुक है, हुक के बाद कोटेशन आ गया। मैं कहता हूँ कि 10 मेजर थीम है, उन 10 के ऊपर आपने हो सकता है 2-2, 3-3 कोटेशन याद कर लो, 30 कोटेशन याद हो गए। ऐसे ही हो गया ना, कोटेशन याद करोगे तो लिखोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि कोटेशन खुद वहाँ पे बन जाएगा। तो एक अननेसेसरी एक्सरसाइज में क्यों जा रहे हो? दिस हुक इज अ बोरोड एक्सप्रेशन, दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स आर बोरोड एक्सप्रेशन। ऐसा ही है ना कि अकॉर्डिंग टू यू एंड, ये बोरोड एक्सप्रेशन होता है ना, आपका अपने वर्ड्स तो नहीं है। दिस कोटेशन इज अ बोरोड एक्सप्रेशन, this case studies are borrowed expression, this thesis statement somehow is in your language, that makes it around के पूरे इंट्रोडक्शन में 70 to 80% आपका जो मटेरियल होता है वो borrowed होता है। आपको एग्जामिनर क्यों पास करे? और दूसरी बात है, मेरी बड़ी गौर से सुनिएगा, जो इंट्रोडक्शन होता है ना वो जवाब का इंट्रोडक्शन होता है, सवाल का इंट्रोडक्शन नहीं होता। मेरी बात समझिए ज़रा दोबारा से रिपीट करता हूँ। इंट्रोडक्शन इज़ बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर, नॉट ऑफ द क्वेश्चन। हम आज तक यही कंफ्यूज करते रहे हैं कि इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का होता है। जब इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का होता है ना तो वो क्वेश्चन को ओपन अप करता है, जब इंट्रोडक्शन आंसर का होता है तो वो आंसर को ओपन अप करता है। बट ये ना तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का है और ना ही इंट्रोडक्शन ये आंसर का है, ये तो इंट्रोडक्शन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो हुक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कोटेशन है, रिपोर्ट्स हैं, एग्जांपल्स हैं, थीसिस स्टेटमेंट है, ये तो बोरोड एक्सप्रेशन को जंबल अप करके बिठा दिया गया। मुझे एक चीज़ बताएं, आइडियल इंट्रोडक्शन वाला कौन सा होता है? वो होता है जिसको जब आप पढ़ें तो आपको ये भी पता चल जाए पीछे आउटलाइन क्या थी और ये भी पता चल जाए कि आके इंट्रोडक्शन क्या, वो पूरा मेन बॉडी क्या होगी। आइडियल इंट्रोडक्शन वो होता है कि आप आउटलाइन पे हाथ रख लें, मेन बॉडी पे हाथ रख लें, वो इनफ होना चाहिए बताने के लिए कि पूरे ऐसे में क्या करना है। बट हम तो वो कंस्ट्रक्ट ही नहीं करते। पहली बात, क्या इंट्रोडक्शन की आइडियल लेंथ कितनी होती है? मुझे याद पड़ता है कि एक साहब फरमाते थे कि इंट्रोडक्शन आपका 200 लफ्ज़ों का होना चाहिए। उन 200 लफ्ज़ों के अंदर जो है थीसिस स्टेटमेंट 45 वर्ड्स की होनी चाहिए, उसके अंदर कोटेशन जो है 25 वर्ड्स की होनी चाहिए, उसके अंदर हुक्स 60 वर्ड्स के होने चाहिए। और उन्होंने ऐसा कोई हिसाब किया कि एंड पे ये सारी चीज़ें मिला के 200 लफ्ज़ बना दिए। अब मुझे समझ नहीं थी आ रही कि उस दिन मैं ये काउंट करूँगा कि मेरे ये 200 लफ्ज़ किस तरह पूरे हो रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर फोकस करूँगा कि मुझे लिखना क्या है। कहीं पे किसी भी एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर ये नहीं मेंशन्ड कि इंट्रोडक्शन की लेंथ कितनी होगी। आपको पता है पिछले 8 साल के एग्जामिनर रिपोर्ट जो अवेलेबल हैं उनका क्रक्स ये है, सिर्फ एक दफ़ा उसने वर्ड लिमिट की बात की है और वो बोला क्या कि एग्जैक्टली कैंडिडेट्स वर अनेबल टू राइट बियॉन्ड 1200 to 1300 वर्ड्स। यानी कि जो प्रिस्क्राइब्ड लेंथ है 2500 से 3000 लफ्ज़ों की, कैंडिडेट्स वो कंप्लाई नहीं कर पा रहे, सिर्फ 1200 से 1300 लफ्ज़ लिख रहे हैं। इसके अलावा किसी भी एग्जामिनर रिपोर्ट में कभी भी कुछ भी नहीं मेंशन कि कितने वर्ड्स का इंट्रो होगा, कितनी आउटलाइन होनी चाहिए, कितनी मेन बॉडी होगी। ये बात ज़हन में रखिएगा ताकि आप ब्लफ ना हो सकें किसी से, क्योंकि आपको हर एक टीचर एक बाकायदा तौर पे फॉर्मेट देगा एक आइडियल सेंस के लिए। पैराग्राफ किस तरह होने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होता है, उससे छोटा पैराग्राफ कंक्लूजन का होता है और उससे छोटे पैराग्राफ सारी मेन बॉडी के होते हैं। समझ गए आप? एज पर देयर इंपॉर्टेंस। अब आइडियल लेंथ होनी क्या चाहिए एक पैराग्राफ की इंट्रो की? मैक्सिमम अ पेज एंड अ हाफ पेज। क्यों? क्योंकि 2 पेज की समझ नहीं आती कि इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं होता।
मैक्सिमम 1.5 पेज के ऊपर आपका पैराग्राफ मिनिमम एक पेज पे ब्रेक कर लो, मैक्सिमम 1.5 पेज पे लेकर जाओ, लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज़ को समझो, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ एक ही पैराग्राफ होता है, 2 पैराग्राफ नहीं होते, क्योंकि अगर आप उसको 2 पैराग्राफ में डिवाइड करोगे तो वहाँ से फिर इंट्रो ख़त्म हो जाएगा, मेन बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने क्यों कहा, उसकी लॉजिकल रीजनिंग देता हूँ। आपको पता है कि हम मेन बॉडी के अंदर कहीं पे भी हेडिंग्स नहीं देते, ऐसा ही है। हम मेन बॉडी के अंदर कहीं पे भी ग्राफ्स नहीं डालते, मेन बॉडी के अंदर कहीं पे कोई इन्फोग्राफिक्स नहीं देते। हमारी मेन बॉडी अंग्रेज़ी ज़ुबान के अलावा किसी और ज़ुबान पे भी मुश्तमिल नहीं होती। हमारी मेन बॉडी में जो सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ चाहिए होती है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर पैराग्राफिंग के अंदर हमने लिखना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करते। जब हमने सारे ही पैराग्राफ लिखने हैं तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि स्ट्रक्चर इसने फॉलो किया या नहीं? वो उसको ये पता चलेगा कि इंट्रो का पैराग्राफ फ़ौरन ख़त्म होता है तो मेन बॉडी का पैराग्राफ शुरू हो जाता है। हमारे पास जो लास्ट हेडिंग आती है ना हमारे ऐसे की, वो भला कौन सी आती है? जो आउटलाइन के अंदर आप 6 नंबर पर कल हमने कंक्लूजन लिखा था ना, वो कंक्लूजन थी। इसके बाद जब आप ऐसे शुरू करेंगे तो भी ऊपर नहीं लिखेंगे ऐसे, जब मेन बॉडी शुरू करेंगे तो भी मेन बॉडी नहीं लिखेंगे, तो एग्जामिनर इस माइंडसेट के साथ चलेगा, पहला पैराग्राफ इसका इंट्रो का होगा, जैसे ही वो खत्म होगा मेन बॉडी शुरू हो जाएगी। इसलिए हम इसे एक पैराग्राफ से एक्सीड नहीं करते। मैक्सिमम लेंथ जो है वो 1.5 पेज और मिनिमम लेंथ 1 पेज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं होनी चाहिए। समझ आ गए? एस्थेटिकली ये इस तरह होनी चाहिए, ठीक है। अब बात ये है कि अगर हमने हुक्स भी नहीं लिखनी, क्योंकि उसको हम कंसीडर करते हैं इनडायरेक्ट स्टार्ट, आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि ये 1.5 पेज इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके वज़ीर आज़म के साथ मुकालमा है, जिसमें आपने उसको ये बताना है कि आपके इलाके में बिजली का इशू है, और आप चले जाएं वज़ीर आज़म साहब के पास और उनको जाके ये कहें कि वज़ीर आज़म साहब, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं हमारे इलाके में बिजली का इशू है, पहले मैं आपको ये बताता हूं बिजली का इशू दुनिया में सबसे पहली दफ़ा कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, फिर बिजली क्या होती है, फिर इशू क्या होता है, और जितनी देर में आप उसको बताएंगे भाई आपका 1.5 मिनट ज़ाया, आप घर चले जाओ। ये बड़ा ना, ये 1.5 पेज बड़ा ही सेक्रेट किस्म का पेज है, ये बात ज़हन में रखना। इसके ऊपर कुछ ही रेलिवेंट नहीं होना चाहिए, मेक और ब्रेक करने लगा आपके ऐसे की इमेज को। तो हमने हुक्स नहीं लिखनी, हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं लिखने। मैं कहता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्यों नहीं लिखने? क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखते हो तो आप किसी एक आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हो इंट्रो में, बाकियों को वीक कर रहे हो। तो ये सारे काम है मेन बॉडी के। इंट्रो होती है जिस्ट, इंट्रो होता है क्रक्स। क्रक्स के अंदर आपने करना क्या होता है कि पूरी आउटलाइन को ट्रांसलेट करना होता है और पूरे ऐसे को एक्सप्लेन करना होता है। मैं इसको इस तरह कहता हूं कि आउटलाइन आप कंसीडर कर लो, आपका एक शेर है, आपका इंट्रोडक्शन उसकी तशरीह है। क्या शेर से हट के तशरीह हो सकती है? अभी आपको याद होगा कि कल हमने एक बात की थी 3 C's ऑफ राइटिंग एन ऐसे, जिसमें सबसे पहले क्लैरिटी, दूसरे पे मैंने क्या कहा था? कोहेरेंस। अब इस कोहेरेंस की बात करता है एग्जामिनर। एग्जामिनर ने जहां पे ये बात की है कि पैराग्राफ कोहेरेंट हो, वो उससे ज़्यादा बात करता है कि आपका इंट्रो आपकी आउटलाइन के साथ कोहेरेंट हो और आपकी आउटलाइन इंट्रो आपकी मेन बॉडी के साथ कोहेरेंट हो। हमें ये सिखाया गया है कि कोहेरेंस की बात करता है पैराग्राफ में, और उसका हमें जो गलत तरीका बताया वो क्या बताया गया कि अब आपने लगा देने हैं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या लगाने हैं? मोर ओवर, देयर फोर, देंस फोर्थ, हैंस फोर्थ, इन एडिशन टू, फर्दर मोर, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, हाउ एवर, पता नहीं क्या क्या। मुझे एक चीज़ बताओ, आपने देखा होगा फॉरेन ऑथर्स की बुक्स को पढ़ा होगा, ठीक है? आपने फॉरेन ऑथर्स की बुक्स को पढ़ा होगा, उन बुक्स के अंदर 300 पैराग्राफ लिखे होते हैं। क्या कभी किसी एक दूसरे पैराग्राफ को कनेक्ट करने के लिए उसने मोर ओवर, फर्दर मोर लगाया? तो यार हम लोगों की सेकंड लैंग्वेज ज़रूर है, हम लोगों को उतना ही ज़्यादा फियर है कि कनेक्शन लगाना है, लेकिन एक पैराग्राफ नॉर्थ में जा रहा है, दूसरा साउथ में जा रहा है, इन एडिशन टू लगा के आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो? मेरी डिस्कशन ही ये है कि जहाँ पे कनेक्टर आए लगे, लग रहा हो लगाओ, जहाँ पे नहीं लग रहा ज़रूरत ही नहीं है लगाने की। आप क्यों अननेसेसरी कनेक्टर्स को लगा देते हो? इसको कहते हैं मैकेनिकल राइटिंग, कि आपकी फिर अटेंशन इस चीज़ से डाइवर्ट हो जाती है कि मेरे अगले पैराग्राफ में क्या लिखना है। आप ये सोच रहे होते हो आप कौन सा कनेक्टर लगाऊं। एक और चैलेंज करता हूं आपको, आपने अभी तक कोई 2, 3, 4, 5 ऐसे तो लिखे होंगे। आपने जहाँ जहाँ पे मेन बॉडी में पैराग्राफ्स के साथ कनेक्टर्स लगाए हुए हैं ना, उन सारे कनेक्टर्स को जाके हटा देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो फिर भी सिंक कर रहा हो।
कनेक्टर्स हमारी मेंटल फैलेसी है जो हमें सिखा दी गई है, नहीं करना हमने, ठीक है। तो कमिंग बैक, एक इंट्रोडक्शन के अंदर होना क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें तो हमने कहा ये नहीं होनी चाहिए, कोटेशन भी नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी नहीं होने चाहिए। अक्सर हम लोगों को सिखाया जाता है कि अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना है तो अपनी कोटेशन से स्टार्ट करो। मेरी डिस्कशन ये है कि कोटेशन से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, आप इसको देखो 100% कुछ भी एब्सोल्यूट ऐसे की प्रेप है ही नहीं। मैं आपको कहूँ ना, आज जो मैं आपको फार्मूला देकर जा रहा हूँ वो फार्मूला 100% अप्लाई होगा, उसको आप कर लोगे तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं। और अगर कोई क्लेम करता है तो वो गलत क्लेम कर रहा है। जब फार्मूला नहीं है तो जो वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्मेट है उसी को हमने लेकर चलना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर बच्चों को एग्जाम्पल देता हूँ, सवाल आपके पास क्या आ जाता है, सवाल आपके पास आ जाता है जी सिंगल नेशनल करिकुलम प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, ऐसा ही है, कल हमने ये किया था टॉपिक, ठीक है। जब इस टॉपिक को कर रहे थे, ये टॉपिक लिटरेसी से रिलेटेड है ना, एजुकेशन से रिलेटेड है ना, हम इंट्रोडक्शन लिखने बैठ जाए और इंट्रोडक्शन के ऊपर कोटेशन से स्टार्ट लें, गिव मी एन एजुकेटेड मदर एंड आई विल गिव यू अ प्रॉस्परस नेशन, नेपोलियन का कोट है, ये भी लिटरेसी से रिलेटेड है। लेकिन क्या इस गिव मी एन एजुकेटेड मदर एंड आई विल गिव यू अ प्रॉस्परस नेशन का कोई गट्स जोड़ है सिंगल नेशनल करिकुलम के साथ? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स होता क्या है कि आपके जो कोटेशंस होती हैं ना, ये भी एक किस्म का आपके रॉकेट फायर्स होते हैं। क्यों? what if the quotation that you're writing is not reflecting the understanding of topic, it becomes detrimental। मैं इसलिए कहता हूं कि ये इंट्रो, अभी मैंने जितनी भी चीज़ों से मना किया, ये सारी की सारी कहाँ पे मना की हैं? इंट्रो में। मेन बॉडी में करो, खुल के इजाज़त है करने की, मैं इंट्रो की बात कर रहा हूँ, इसको मिक्स नहीं करना। ये मेन बॉडी में कोटेशन भी लिखो, मेन बॉडी में आप एनेक्डोट लिखना चाहते हो लिखो, फैंसी रैट्रिक्स लिखना चाहते हो लिखो, मेन बॉडी के अंदर जाकर आप कोटेशन डालो, फैक्ट्स एंड फिगर्स डालो, रिपोर्ट राइटिंग करो, एग्जाम्पलीफाई करो, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट नॉट हेयर, नॉट एट एनी कॉस्ट। अब आते हैं एक आइडियल स्ट्रक्चर क्या होता है इंट्रोडक्शन का। देखो, हमने एक सेंटेंस लिखना होता है, बट नॉट मोर देन वन सेंटेंस, जिससे हम स्टार्ट लेते हैं, जिसको हम कहते हैं आइस ब्रेकर। वो आप वहाँ पर बैठ के कंस्ट्रक्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स है, इसका इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि 21st century has seen revolution in globalization which is evident in every sphere of life। बात ख़त्म। क्या इसको लिखने के लिए घर से याद करके आना पड़ेगा? क्या ये एट द स्पॉट बिल्ड कर सकते हो? इस डाइल्यूटिंग सेंटेंस भी मैं इसको कहता हूँ, आइस ब्रेकर भी कहता हूँ, इसलिए कि डायरेक्ट टॉपिक को हिट ना करो, यहाँ से स्टार्ट ले लो। इंट्रोडक्टरी लाइंस भी कह सकते हैं, यहाँ से स्टांस ले लो। मैंने आपको जो एक दफ़ा लिखवाया था, आपको याद हो, ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स की कल जब हमने हेडिंग बनाई थी, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या दिया था? स्टांस क्लैरिटी। स्टांस क्लैरिटी के बाद क्या किया था? अब मैं चूंकि आपके सामने जितनी देर तक प्रैक्टिकल नहीं करूंगा आपको समझ नहीं आएगा। देखो, टॉपिक क्या था? प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले यहां पे क्या दिया था? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या किया था? स्टांस क्लैरिटी। नंबर 2 के ऊपर हमने यहाँ क्या किया था? प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इन्होंने एक और टेक्निक बताई थी, वो भी चल सकती है, ठीक है। थर्ड क्या था? कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फोर्थ क्या था? मेजर्स टू टर्न कॉन्स इनटू प्रोज। और फिफ्थ पे क्या था? कंक्लूजन। अहमद बैठ जाओ ना। कल एक चीज़ मैंने बीच में, ठीक है, स्किप की थी, वो था ये कंक्लूजन। कल मैंने सिर्फ कंक्लूजन लिख के छोड़ दिया था, ऐसा ही था। आउटलाइन, आप इस चीज़ को मानते हो कि वो पूरी बॉडी की एक ओवरव्यू होता है? क्या मेन बॉडी के अंदर कंक्लूजन लिखते हो आप? उस कंक्लूजन की रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी करवानी है आउटलाइन के अंदर।
कैसे? मैं कहता हूं कि इसको हम कहते हैं, इसके अंदर एक पॉजिटिव कंक्लूसिव सेंटेंस लिखते हैं। इसकी लॉजिक दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेन बॉडी के अंदर आप कंक्लूजन का पैराग्राफ जब लिखते हो तो यू आर बाउंड टू रिफ्लेक्ट दैट मेन बॉडीज कंक्लूजन इनटू योर आउटलाइन एज वेल। समझ रहे हैं आप? ये भी आपको करना पड़ेगा। ये किस तरह करना पड़ेगा? किसी को कोई एतराज़ है तो बताए, मैं जस्टिफाई करूं इसको। पहली बात और लॉजिक आपको ये दे रहा हूं कि आउटलाइन एक इनकोडेड किस्म का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रो टू कंक्लूजन, जो रिफ्लेक्ट करे। तो कंक्लूजन में हम सिर्फ कंक्लूजन लिख के छोड़ देते हैं, इसके अंदर एक पॉजिटिव कंक्लूसिव सेंटेंस लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी का लिख लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स का हम ये लिखेंगे दैट ग्लोबलाइजेशन has done unprecedented benefits, at the same time many harms can be mitigated to have maximum benefits। या कुछ और कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जिसकी नेचर कंक्लूसिव होगी। मैंने लिखा पॉजिटिव कंक्लूसिव सेंटेंस। हम ये कह सकते हैं दैट ग्लोबलाइजेशन globalization has done benefits for the humanity across all the spheres, yet again steps must be ensured to counter its negatives। कुछ और कर लेते हैं, हम ये कहते हैं ग्लोबलाइजेशन हैज़ बेनिफिटेड द ह्यूमन काइंड इन 21st century, whereas it has posed many serious threats should be curtailed to have maximum benefits। कंक्लूसिव नेचर की कोई एक सेंटेंस उसी टाइम कंस्ट्रक्ट करके लगा दो। जब तुम इसको लगाओगे तो तुमने इंट्रो में भी सेंटेंस लिखा था स्टांस क्लैरिटी का, तुमने कंक्लूजन में पॉजिटिव कंक्लूसिव सेंटेंस लिखा, तुमने पूरी मेन बॉडी को अपनी आउटलाइन के अंदर समराइज कर दिया। दैट्स माई लॉजिक। अच्छा, अगर तुम ये लिख लोगे और एग्जामिनर इसको लिखा देखेगा तो क्या इस बेस पे तुम्हें फेल कर देगा? होता तो मैं 5वीं दफ़ा फेल होता, क्योंकि आई हैड डन द सेम थिंग इन 5 essays। ये ना एक कॉम्प्रिहेंसिव इनकोडिंग डीकोडिंग हो जाती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर आपने पढ़ा हो ना, इनकोडिंग डीकोडिंग हो जाती है पूरी आउटलाइन की। अब आप बताएं, आप क्या कहते हैं? सर मुझे एक कंफ्यूजन हो रही है। हाँ, एक इंट्रो में भी अगर आप स्टांस क्लैरिटी का भी सेंटेंस बोले ना, तो मेरे ख्याल में जो दूसरा सेंटेंस है ना सेम इधर हो जाएगा। हम ऊपर भी मान नहीं, ऊपर हमने पर्टिनेंट रहे थे, वहाँ पे हमने लॉजिकली बताया था कि ये प्रो है, ये कौन है। यहाँ पे हमने बताना है जेनेरिक सेंटेंस कंक्लूसिव नेचर का। ठीक है, मतलब अगर हमने जिस तरह मेंशन किया था कि ये मार्केट्स को इंटीग्रेट कर रहा है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे जेनेरिक आएगा कि हाँ इसने बड़ा नुकसान किया, फ़ायदे भी हैं, लेकिन फ़ायदों को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। मतलब वर्डिंग चेंज करके वही जो जेनेरिक सेंटेंस, जेनेरिक कंक्लूसिव नेचर का ये बात माइंड में रखो, ठीक होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं, हम बिल्ड करने लगे हैं क्या? इंट्रो स्टार्ट कैसे होगा? इधर लिख लेते हैं। इंट्रो के अंदर मेनली आपके 5 कंपोनेंट होने चाहिए। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताने लगा हूँ। ये फॉर्मेट अपने माइंड में एक दफ़ा इम्प्रिंट कर लेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, तीसरी दफ़ा सोचना नहीं पड़ेगा, फ्लो के साथ आएंगे। सबसे पहले क्या हो गया? डाइल्यूटिंग सेंटेंस। ये हमें छुटकारा दिलवा देगा किससे? अननेसेसरी कोटेशन से, अननेसेसरी हुक से, अननेसेसरी एनेक्डोट से। उन लोगों का यही लॉजिक होता है ना कि डायरेक्ट टॉपिक को स्टार्ट नहीं करते, यही कहते हैं ना, इसके लिए वो ये करवाते हैं। हमने कहा ठीक है, आपकी मान ली, हम डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट नहीं करते, लेकिन जो आपका फार्मूला था ना उस पर हमें घर में याद करना पड़ना था, रटना पड़ना था, और उसने जाके लेना था आधा पेज। हम एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी मर्जी से, अपने ही लैंग्वेज के अंदर, नो बोरोड एक्सप्रेशन। देयर वी गो विद द फर्स्ट थिंग इन इंट्रोडक्शन, दैट इज डाइल्यूटिंग सेंटेंस। हो गया। नंबर 2 के ऊपर आना है, स्टांस क्या करना है? क्लैरिटी। सीक्वेंस चेक कीजिएगा, आपको याद होगा हमने स्टांस क्लैरिटी कहाँ दी थी? यहाँ पे। नंबर 3 पे आना है, स्टांस को क्या करना है? प्रूफ। आपको याद होगा मैंने कहा था स्टांस क्लैरिटी और स्टांस प्रूफ के दरमियान में कुछ नहीं आ सकता। क्या ये जो प्रोज एंड कॉन्स दोनों, क्या इनको मैं कह सकता हूँ ये स्टांस प्रूफ है? ठीक है। नंबर 4 पे मैं आऊँगा, कहूँगा स्टांस काउंटरिंग। आपको याद होगा ये जो मेजर्स टू कर्टेल है, ये काउंटर ही कर रहे हैं ना आप अपने नेगेटिव, इसको हम कहेंगे स्टांस काउंटरिंग। ठीक हो गया। और लास्ट पे हम आएंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव कंक्लूसिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव कंक्लूसिव सेंटेंस हमने कहाँ लिखा था? ओ माय गॉड, ये क्या हो गया?
हाँ ठीक है, ये क्या हो गया सर? ये तो रिपीट हो गया, और रिपीट नहीं हुआ, ये कोहेरेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे रिपीट नहीं हुआ। हमने कहा, हमने डाइल्यूटिंग सेंटेंस स्टार्ट कर लिया कि ग्लोबलाइजेशन इन 21st सेंचुरी हैज़ डन अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड इज चेंजिंग एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। तुम बताओ ज़रा क्या सेंटेंस लिखोगे? इधर से बताओ, कोई डाइल्यूटिंग सेंटेंस दो मुझे। Globalization has revolutionized the world, however it has certain harms. ग्लोबलाइजेशन हैज़ रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड हाउएवर इट हैज़ सर्टन हार्म्स। ठीक है, इन्होंने बता दिया। कोई और मुझे डाइल्यूटिंग सेंटेंस बताए, ताकि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो ऑडियंस सुन रही है उनको ये बताना है कि ये जो हमने नया नहीं बल्कि जो वाइडली एक्सेप्टेड पैटर्न निकाला है, इसके लिए एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से सोचना है और 1 मिनट में प्रोड्यूस करोगे, और आपकी अपनी जेन्युइन वर्डिंग्स होगी, अपनी वर्डिंग्स हैं डाइल्यूटिंग सेंटेंस में। डाइल्यूटिंग सेंटेंस वो उनका अपना है। आप इसको इस तरह भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो दैट ग्लोबलाइजेशन इन 21st सेंचुरी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड या हैज़ ट्रांसेंडेड इनटू एवरी स्फीयर, चेंजिंग और रेवोल्यूशनाइजिंग द होल वर्ल्ड। इससे स्टार्ट ले लो, आप पे डिपेंड करता है आप क्या लेना चाह रहे हो। ठीक है, ये एक से ज़्यादा सेंटेंसेस हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 से 4 लाइनें जाएँ, इससे ज़्यादा जाएंगे तो फिर वही काम कर रहे हैं जो हम ज़माने जहलियत में करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? डन हो गया ये। यस सर। अब इसके बाद स्टांस क्लैरिटी हमने कहाँ पे दी थी, जिसमें हमने क्या किया था? 2 to 3 specify. 2 to 3 प्रोज लिखे थे, एक प्रो एक कॉन लिखा था, ऐसे ही किया था। Yes, sir. ठीक है, फिर हमने स्टांस को प्रूव करते हुए प्रोज में से नीचे इसके हो सकता है 2.8 लिखे हों, इसके नीचे 3.8 लिखे हों, ऐसा ही था। सब हेड जो हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे, फिर नीचे आए और इसके नीचे हो सकता है 4.6 लिखे हों, ऐसा ही है। तो हमने पहले स्टांस डाइल्यूटिंग सेंटेंस से स्टार्ट किया, स्टांस क्लैरिटी दी जो हमने इंट्रोडक्शन में दी थी, स्टांस को प्रूव किया जो यहाँ पे 2.8 3.8 लिखे थे, इनमें से सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 पॉइंट, 2 या मैक्सिमम 3 पॉइंट निकालने हैं। ओरिजिनली हमने 6 7 8 लिखे हुए हैं, और ये जो 2 3 लगा रहे हो ना, ये हो सकता है वही हेडिंग जो आपने मेन बॉडी और सॉरी आउटलाइन में दी उसको भी डाल सकते हो, कुछ और भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन नेचर प्रोज एंड कॉन्स की हो। फिर नीचे कंक्लूजन में हम 2 या 3 यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ पे फिर एंड पे वही पॉजिटिव कंक्लूसिव सेंटेंस होगा जो कि आपके कंक्लूजन का सेंटेंस था। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है? अभी तक हमने किया क्या है? हमने डाइल्यूटिंग सेंटेंस ऐड किया। डाइल्यूटिंग सेंटेंस वो है जो कि हमने खुद से क्रिएट किया एट द स्पॉट। नीचे हम आए तो हमने स्टांस क्लैरिटी दी, वो जो हमने इंट्रोडक्शन में दी थी। नीचे आए, स्टांस को प्रूव किया, प्रूव करने में ग्लोबलाइजेशन के प्रोज भी इन्वॉल्व थे, कॉन्स भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, उसके बाद स्टांस को काउंटर किया, काउंटर करने में यहाँ पे मेजर्स इन्वॉल्व थे, और फिर पॉजिटिव कंक्लूसिव सेंटेंस दिया जो यहाँ पे पॉजिटिव कंक्लूसिव सेंटेंस आपको नजर आ रहा है। बात खत्म। अब बनाते हुए करना क्या है? डाइल्यूटिंग सेंटेंस से स्टार्ट करोगे, नीचे आओगे, स्टांस क्लैरिटी का सेंटेंस दोगे, फिर स्टांस को प्रूव करते हुए अपनी मेजर हेडिंग दोगे, मेजर हेडिंग, इसके नीचे 2 माइनर हेडिंग्स, फिर मेजर हेडिंग 2 माइनर हेडिंग, फिर मेजर हेडिंग 2 माइनर हेडिंग, पॉजिटिव कंक्लूसिव सेंटेंस, और यहाँ पे स्टांस क्लैरिटी, यहाँ पे डाइल्यूटिंग सेंटेंस। स्ट्रक्चर समझ आया? एक एडिशनल काम क्या करोगे, जहाँ जहाँ पे तुम स्टांस क्लैरिटी से स्टांस स्ट्रेंथनिंग पे जाओगे, स्टांस स्ट्रेंथनिंग के काउंटरिंग पे जाओगे, एक इम्प्रोवाइजेशन का सेंटेंस ऐड कर देना बीच में। मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए, आप देखिएगा इसका इंट्रोडक्शन बनता कैसे। मैं कहूँगा दैट ग्लोबलाइजेशन हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड, साथ साथ टिक करता जा रहा हूँ आपको पता चले कि क्या है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द होल वर्ल्ड इन मैनी वेज। Pros such as integrating the whole economy and cons such as marginalization of communities reflect that globalization is a double-edged sword. Globalization, owing to its pros such as interconnectedness of the economies, providing ample opportunities to labor force, and digital revolution, is creating enormous changes across the globe. At the same time, its cons are ever lingering like a hanging sword. Cons such as the growth of pandemics, socio-ethical and moral dilemmas, and increasing north-south divide is posing a serious threat to existence of the humanity. Steps, it is high time that measures should be taken to counter the cons. Steps such as international communities cooperation,
bringing together technological reforms and ensuring safety nets. By opting these measures, the very dilemma of globalization can be turned into blessing, which would not only benefit international communities but also national ones. ख़त्म होगी बात। ये जितना कुछ भी मैंने किया है ये सारी किसकी ज़ुबान है? मेरे वर्ड्स हैं। कुछ बोरोड है इसमें? नहीं है। क्या ये आउटलाइन पूरी को एक्सप्लेन कर रहा है? क्या इसको पढ़ के तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरी मेन बॉडी में क्या होगा? दिस इज़ द बेस्ट इंट्रोडक्शन दैट यू कंस्ट्रक्ट। अब बताओ मुझे, अब इस इंट्रोडक्शन, अगर आपने आउटलाइन अच्छी लगी है, इस इंट्रोडक्शन को लिखते हुए मैंने कल क्लेम किया था 8 से 10 मिनट से ज़्यादा लगे तो आप मुझे पकड़ लीजिए। ऑब्वियसली आप पकड़ेंगे तो नहीं मुझे वहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप ये ज़रूर रियलाइज़ करेंगे हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, 5 मिनट में हो जाएगी, ठीक है, 5 मिनट में हो जाएगी। आप बताएं, 5 मिनट में हो जाएगी। ये लें, को पानी वाला कूलर है वो इनको दें ज़रा, 5 मिनट में हो जाएगी। हाँ ठीक है, समझ आ गया ना? आपने इसको इस तरह लिख के पास किया, मैंने कोई गलत तो नहीं बताया, ठीक हो गया, सही हो गया। अब आगे आ जाओ मेन बॉडी पे। मेन बॉडी की डिस्कशन करते हैं। इंट्रोडक्शन के ऊपर समझ आ गया आपको? किसी का कोई सवाल है उसमें? टॉपिक पूरा बताओ मुझे। आप कहोगे फॉर एग्जांपल डिपेंड करता है, हम ये कह रहे हैं टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन, हम ये कहेंगे दैट टेररिज्म इन 21st सेंचुरी हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन फॉर सो मैनी रीजंस। कुछ भी यार, आप डाइल्यूटिंग सेंटेंस में डज नॉट मैटर कि आप किस तरह स्टार्ट ले रहे हो, आप उसको ये कर दे टेररिज्म इन 21st सेंचुरी हैज़ turned it into proxy wars across the globe, या terrorism in contemporary era has transcended the boundaries across the globe without caste and creed। कुछ भी लिख सकते हो यार। डाइल्यूटिंग सेंटेंस को इन अदर वर्ड्स बता देता हूँ, स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है जिसका मकसद ये होता है कि डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट ना लो, थोड़ा सा दाएं बाएं आएँ शाएँ होके आओ, लेकिन उसका जो वो एक बात है कि डायरेक्ट स्टार्ट नहीं लेना, उसको फुलफिल कर दो, लेकिन ये क्रैम्ड नहीं होगा, ये आपका एट द स्पॉट कंस्ट्रक्टेड होगा। टॉपिक सेंटेंस और चीज़ होती है, वो तो सेंस उसकी भी ये होती है, लेकिन उसको यूजुअली हम पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। आप समझ लें ये वही है, आप इसको वही, आप उसका मतलब करने का कि आप ये यहाँ पे जो बेसिकली डाइल्यूटिंग सेंटेंस पूरे टॉपिक का होता है। टॉपिक सेंटेंस यूजुअली मेजर माइनर हेड्स के ऊपर कंस्ट्रक्टेड होता है। अच्छा जी, और कोई सवाल? टॉपिक मुझे बताओ, कोई टॉपिक बताना है पूरा। AI हैज़ डन मोर हार्म देन गुड। इसका डाइल्यूटिंग सेंटेंस ये कहेंगे कि विद द डॉन ऑफ 21st सेंचुरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बिकम अ डबल एज्ड स्वॉर्ड रेंजिंग फ्रॉम इट्स बेनिफिट्स टू द कॉन्स। आप ये भी कह सकते हो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टॉक ऑफ द टाउन इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स ओइंग टू इट्स अनप्रेसिडेंटेड बेनिफिट्स एंड हार्म्स। डाइल्यूटिंग सेंटेंस का मकसद होता है कि स्टार्ट लेना है जिससे अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्ट कर। हाँ, आप ये कहोगे दैट डेमोक्रेसी अक्रॉस द ग्लोब, या डेमोक्रेसी ऑफ द एथेंस, या डेमोक्रेसी विच started initiated in the Greek city states transcended into the meadows of Europe has always been linked with the justice। हाँ जी, लेकिन हम उसकी ब्रॉडर टीम से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे एआई टेक्नोलॉजी की ब्रांच है तो हम नए के टेक्नोलॉजी। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, आप वहाँ पे ही आ रहे हो। मेरा आप अगर ब्रॉडर स्कीम से, इसको कहते हैं बोटल नेक अप्रोच, कोई कहता है ओपन फनल अप्रोच, कोई कुछ कहता है, करने का मकसद क्या है? फिर आप 7, 8, 10 लाइनें ले जाओगे, ओपन अप करोगे, फिर नैरो करते करते 8, 10 लाइनें ले जाओगे। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, आपको फ्री चॉइस है, फ्री विल है, कोई मसला नहीं है। नहीं, डाइल्यूटिंग सेंटेंस तो वो तो आप स्टांस क्लैरिटी में करते हो ना, डाइल्यूटिंग सेंटेंस तो उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना। सर एक और भी मिथ है, अब फर्ज करें अगर यहाँ तो पेपर आया, आपको कोई टॉपिक नहीं आता, आपको एक आता है, ये बाउल का ऐसे होते हैं आपको 2-3 आते हैं, जिस तरह का अभी आया होता है। अगर आपको 2 या 3 टॉपिक आते हैं तो दैन फिर किस क्राइटेरिया पे टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए? मेरे नज़दीक एक ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात हाईलाइट की है। आपको पता है मेजॉरिटी लोग क्या मानते हैं? वो ये कहते हैं कि जो लोग सबसे ज़्यादा टॉपिक ऑप्ट करते हैं वो आपने ऑप्ट नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट PMS के अटैम्प्ट में मैं बैठा, कोविड बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था,
मैं रात को जो है ना, मेरी कुछ दोस्त अहबाब से डिस्कशन हो रही, मैंने उनको कहा कि कोविड आया ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, 10 के 10 टॉपिक कोविड हुए तो मैं पेपर छोड़ कर आ जाऊँगा, कोविड पे मैंने नहीं अटैम्प्ट करना। इस तरह इतनी हद तक मैं उसके अगेंस्ट था। अगले दिन पेपर में जाके बैठ जाता हूँ, आ जाता है कोविड की इकॉनमी पे इम्पैक्ट्स, कॉज और वे फॉरवर्ड क्या। ऐसे होके देखा अगला भी कोविड कर रहा है, इधर देखा वो भी कोविड कर रही है, इधर देखा वो भी कोविड है, पीछे भी कोविड है। मैंने कहा अब जाएँ तो जाएँ कहाँ। मैंने दोबारा से 6-7 टॉपिक्स को पढ़ा, बट मैं जब कोविड पे आता था मुझे ऐसी क्लैरिटी आती थी, मुझे किसी और टॉपिक पे नहीं थी आती। मैंने कहा जाऊँगा तो इसी के साथ जाऊँगा। क्यों? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हॉल में बैठे 10,000 अपीयर जो हो रहे हैं लोग, उनमें से 7,000 ने कोविड अटैम्प्ट किया है। मैं इस डर से कि 7,000 अटैम्प्ट करें, मैं वो अटैम्प्ट कर लूँ जो मेरी ग्रिप नहीं है। द ओनली क्राइटेरिया इज़ फॉरगेट एवरीथिंग। वो टॉपिक जिसकी तुम्हें ग्रिप है और सबसे बेस्ट ग्रिप है वो अटैम्प्ट करो। ऐसा हार्डली ही होगा कि 2-3 के ऊपर बेस्ट ग्रिप हो। अल्लाह अल्लाह करके एक के ऊपर ग्रिप हो जाए ना, तो वो भी पहले तो जब आपके पास पेपर आता है ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ते हो तो आपको 2-3 मिनी हार्ट अटैक्स होते हैं जो आपको पता नहीं होता हो चुके होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फिर होश आती है कि नहीं पेपर में बैठा हूँ, फिर दोबारा से पढ़ते हैं। लेकिन ये है कि मैं आपको एक बात बताऊँ बड़ी मज़े की, अगर आप पर वीक एक ऐसे भी लिख रहे हैं ना यार, सिर्फ एक ऐसे किसी भी टॉपिक का, आप चेयर मेज़ कुर्सी किसी चीज़ से भी स्टार्ट कर, मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो दुनिया के जितने मुश्किल टॉपिक उठा के दे दे तुम पास करके आओ। द ओनली क्राइटेरिया फॉर मी इज़, तो तुम लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हो, टिकर्स फाड़ के रख रहे हो, फैक्ट बुक बना रहे हो, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं, ज़ीरो कंसर्न विद दैट। मेरे बच्चे जो पास होते हैं वो सिर्फ इस बेस पे पास होते हैं कि उनको लिखना आता है। लिखना क्या है ये डिसाइड हो जाएगा जब आप लिखने बैठते हो। भला क्या मैं आपके ना एक कॉग्निटिव इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जब आप 4 ऐसे एक वीक एक मंथ में लिखोगे, 3 मंथ में 12 ऐसे लिखे तो कुछ होगा तो ही लिखोगे ना। तो मैं तुम्हारी साइकोलॉजिकली इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कि निकलो फैक्ट्स निकालने से, लिखना शुरू करो, उसके अंदर फैक्ट्स खुद बहुत तुम एडजस्ट करते जाओगे, तुम्हारी फोकस लिखना होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा फोकस बन गया है 10 थीम सेपरेट करो, रजिस्टर के इक्वली 10-10 पेज डिवाइड करो, उनके ऊपर उनका डाटा लिखो, लिखने के बाद जाके अटैम्प्ट करो, फिर तो आप कर बैठे हो जो करना है आप। डाटा को छोड़ दो। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूँ तुम लिखने बैठो, तीसरे ऐसे के बाद तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें ये जो 50 वेबसाइट्स पढ़नी थी इनमें से सिर्फ एक काम किया, उसको पढ़ो, उसको यूज़ करो। इतना नहीं, कुछ ना कुछ तो फिर भी पढ़ना है लिखने के लिए, अगर आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है। हाँ, अब जब तुम लिखने बैठोगे ना तो तुम उतना ही पढ़ोगे जितनी ज़रूरत होती है। वो CSS की तैयारी कभी दुनिया में जितनी देर आप जिंदा हो CSS की तैयारी कंप्लीट नहीं होगी आपकी। अब ये रोज़ो अल्लाह अल्लाह करके लिखो। मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, हर महीने 1-4 ऐसे लिख लो, 12 ऐसे लिखे जाएंगे, तुम्हारा ऐसे नहीं फेल होगा, ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। लेकिन इन 12 ऐसे इसको किसी अकल वाले बंदे से ज़रा चेक करवा लेना, कोई ज़रूरत नहीं है जाके सेशन ज्वाइन करने की। मुझे तो ये नहीं समझ आती यार, आपने प्रेसी मुश्किल बनाई हुई है इसलिए लगती है। मुझे नहीं समझ आती कि आपको क्यों पैसे, कितने आप लोगों के पास पैसे हैं मुझे नहीं समझ आती। सर हमसे पैसे ले लें, जितने ले लें, बस हमारा ऐसे पास हो जाए। मैं कहता तुम ऐसे पास करना चाहते हो? कहता है हाँ। तो मैंने कहा खुद पास करो, मुझे क्यों पैसे देने। मेरा कोशिश ये है एंड आई एम दिस कि हम लोग इकट्ठे हों। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 500-400 एस्पिरेंट हो, और इंशाल्लाह होगा, जिनको मैं ये बताऊँगा कि भाई छोड़ो पैसे देना। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली मशवरा दे रहा हूँ, अकेडमीज़ में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ज़रूरत ही नहीं है पैसे लगाने की। यार तुम लोग गुडविल जेस्चर में, मैं कहता हूँ मेरे पास कुछ चेक करवाने आता है, मैं कहता हूँ 2 दफ़ा चेक करवाना है, 3 दफ़ा चेक करवाना है। ये लोग आए, मैंने कहा 4 दफ़ा भी चेक करवा लो। क्या इससे ज़्यादा चेक करने की तलब है तो तुम फिर मुझे डिस्टर्ब करोगे, फिर मैं ज़रूर तुम्हें चार्ज करूँगा। लेकिन इतना तो, इतने में वैसे ही ऐसे ठीक हो जाता है। और तुम किसी के पास जाओ, कोई अंग्रेज़ी का टीचर देख लो, कोई रैंडम बंदा देख लो, स्ट्रक्चर एक दफ़ा सीखना है, एक दफ़ा सीखना है, उसके लिए भी अकेडमीज़ की ज़रूरत नहीं है। चले जो फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बड़े पड़े हैं लेक्चर्स, तुम्हें अगर मेरी बात समझ आ रही है, मेरे भी लेक्चर्स यकीनन मौजूद होंगे वहाँ, उनको सीखो,
लिखो, लिख के चेक करवाओ, 12 दफ़ा चेक करवा लो, मैं कहता हूँ 10 दफ़ा चेक करवा लो पूरे पूरे ऐसे, तुम भूल जाओगे। अपने घर में बैठो, इन लाइब्रेरीज़ में बैठो, पढ़ो, पढ़ के पेपर दो। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरे से ज़्यादा ना जो है वो कोई भी नहीं जानता इन सेटअप्स को, कोई भी नहीं जानता मेरे से ज़्यादा। मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि इन सेटअप से जो फाइनल रिज़ल्ट निकलता है, मोर देन 10% किसी सेटअप से आज तक मैंने निकलते नहीं देखा बच्चा। 90% मैंने वो बच्चे पास होते देखे हैं जिनका ताल्लुक़ ही नहीं है। ये अभी वो अहमद चला गया अंदर, असिस्टेंट कमिश्नर है अभी जो इधर बैठा हुआ था, मेरा स्टूडेंट है। मैंने एक चीज़ इंश्योर की थी किसी अकेडमी में न जाए, और पास कर गए। खुद से पढ़ो, खुद पे यकीन रख के निकलो। ऐसे आपने मेरे से प्लेज करना है, रमज़ान का महीना, झूठ नहीं बोलोगे, 4 नहीं तो 3 ऐसे तो एक मंथ में करोगे। बाकी बातें छोड़ो, अभी मैं मेन बॉडी का बताता हूँ उसमें क्या करना है। किसी टीचर, किसी अकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे दरो दीवार आपके लिए ओपन है। 1-2 दफ़ा मुझे तंग कर सकते हो, तीसरी दफ़ा तंग करोगे तो मैं खुद तंग होकर निकल जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास रश इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में वो 1, 2, 3 ऐसे चेक करवाओ मेरे से, उतने में काम तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें फर्दर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही तुम्हें कभी ऐसी फील आएगी कि सर अदनान ने ये सारी कहानी इसलिए बुनी थी कि उन्हें आप लोगों का एडमिशन चाहिए, तो मुझे नहीं चाहिए। ऑनेस्टली अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी बेहतरी चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑफ योर पेरेंट्स, इट्स अ हार्ड अर्नड मनी। आप लोगों का यहाँ पे दिनों शाम जो गुजरता है, एक अच्छा खासा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टाइम की अपनी ज़ात के ऊपर। बाद में आपको ये ज़रूर मिस करोगे। अभी द ओनली थिंग दैट आई मिस द मोस्ट इज़, जो मुझे और एस्पिरेंट्स को दूर नहीं होने दे रही, मुझे अपना टाइम बड़ा याद आता है। और ये आपको याद आएगा, ये जो स्ट्रगल है ना आपकी, ये आपको बड़ी फैसिनेट करेगी लेटर डाउन स्टेजेस पे ना। लेकिन ये है कि इस फेज़ को डिप्रेस होकर नहीं गुजारना। मकसद ये सारी कहानी बताने का ये है, इस फेज़ को एंजॉय करके गुजारो। तुम एक ऐसी चीज़ की तरफ जा रहे हो जो जब तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारा ईच एंड एवरीथिंग वाइप आउट हो जाएगी, तुम इतने कंटेंटेड होगे ज़िंदगी में जितना कोई भी नहीं है। मेरे से ज़्यादा तो आप में से किसी ने नहीं अटैम्प्ट्स दी। अल्लाह ना करे कि मेरे से ज़्यादा तुम दे भी नहीं पाओगे, क्योंकि उतनी देर में तुम्हारा कंडा कंडी निकल गया होगा। लेकिन इस फेज़ में अगर आप यहाँ से टेंस हो जाओगे ना, यहाँ से स्क्रू को टाइट करते जाओगे ना, तो ये काम ख़राब होता जाएगा। एफिशिएंसी ज़ीरो हो जाती है जब आप एंजाइटी में पड़ जाए, तो ज़रूरत ही नहीं है यार। और मैंने आज तक मज़े की बात बताऊँ, कोई एक एस्पिरेंट नहीं देखा जो बगैर एंजाइटी के फिर रहा है, कोई एक नहीं देखा। इसको डील करना सीख लो, बस ये बात। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जब आप मेन बॉडी स्टार्ट करते हो, सबसे बड़ा ब्लंडर आप क्या करते हो? आप ट्रांजिशन का पैराग्राफ लिखते हो। ट्रांजिशन का पैराग्राफ क्या लिखते हो मैं आपको बता रहा हूँ। ये काम आपने नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर मेन बॉडी में सबसे पहले इसको देखेगा। ट्रांजिशन का पैराग्राफ ये होता है कि आप ये लिखते हो दैट this essay would mainly be discussing about 3 things. Firstly, it will be highlighting the pros of globalization, then the cons of globalization, and then it will be shedding light on the measures to counter the cons of globalization. ये आप एक मिनी पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हो और आप ये कहते हो कि ये पैराग्राफ एग्जामिनर को एक लुक देगा कि मैं पूरे ऐसे में करने क्या जा रहा हूँ। इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन का पैराग्राफ। ये कभी भी नहीं लिखना। मैं एक सेंटेंस लिखवाता हूँ बच्चों को, और वो मैं कहता हूँ अपने पेपर के ऊपर जब ऐसे लिखने बैठो उसको ब्रॉड बड़ा बोल्ड करके ऊपर लिखा करो। सेंटेंस क्या है? मेक हिम रीड द होल ऐसे। मेक हिम रीड द होल ऐसे लिख लो। मेक हिम रीड द होल ऐसे किसको? एग्जामिनर को पूरा ऐसे पढ़ने ना दो, पढ़ने पे मजबूर करो। क्या बात है? पूरा ऐसे पढ़ने पे मजबूर करो उसे, इसलिए क्योंकि अगर वो स्किम और स्कैन वाली अप्रोच को लेके चल रहा है और आपने कहीं पे डेट्रीमेंटल चीज़ें दी हैं,
तो वो सिर्फ उनको पढ़ के अपना इमेज बना लेगा। जैसे मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन में आप ऊपर कोटेशन देते हो तो भी आप रगड़े जाते हो, क्योंकि उससे भी इमेज बन सकता है। हो सकता है कोटेशन 100% ठीक हो तो आपकी फेवर में भी जा सकती है, लेकिन हमने तो वही चीज़ लर्न करनी है कि जो डेट्रीमेंटल चीज़ें हैं, रेड फ्लैग्स हैं, उनसे अवॉइड किया जाए। फिर मेन बॉडी में आप आते हो जहाँ पर आपको 4 या 6 कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होते हैं। आपका दिल करता है कि वहाँ पर आप जो है वो, जैसे आजकल नहर पे चरागां हुई है ना, आपका दिल करता है वहाँ पे इतनी चरागां करके आए अकॉर्डिंग टू यूएन लिख के नीचे आपकी कोशिश होती है कि उसको इतने अंडरलाइन करो कि अंडरपास बना दो यहाँ से। एग्जामिनर जब उस पेज को देखेगा सिर्फ उस वाले फैक्ट्स को देखेगा और उधर ही अपनी परसेप्शन बिल्ड करना शुरू कर देगा, तो हमारे वो वाली आइडियोलॉजी ऐसे को पास करने वाली कि मेक हिम रीड द होल ऐसे, वो तो ख़त्म हो गई। ये जो जिस्ट देते हो ना आप, जिसको ट्रांजिशन का पैराग्राफ कहते हो और इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद देते हो, उसके बाद मेन बॉडी स्टार्ट करते हो, ये भी एक उसी तरह का रेड फ्लैग है जिसको हमने लिखना ही नहीं है। आप मुझे ये बताओ, आपने ओपिनियंस एडिटोरियल्स पढ़े होंगे डॉन के अंदर। क्या ओपिनियन एडिटोरियल शुरू होने से पहले वो ये बताता है कि इस एडिटोरियल ओपिनियन में पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? आपकी लैंग्वेज में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो खुद एग्जामिनर को विद द पैसेज ऑफ टाइम लीड करे, ना कि आप पहले उसको छोटे छोटे हिंट देते जाएं। एग्रीड कि हम ट्रांजिशन का पैराग्राफ नहीं लिखेंगे। कोई अगर लिखना चाहता है तो मुझे लॉजिक दे, मैं फर्दर लॉजिक्स देता हूँ। एग्रीड ना ट्रांजिशन का पैराग्राफ आएगा। नंबर 2, ट्रांजिशन का सेंटेंस भी नहीं आएगा, और वो यूजुअली कब आता है? जब आप कॉन्स को लिख लेते हो ना और उसके बाद सॉल्यूशंस देने जाते हो, तो आप उन पैराग्राफ्स के बीच में लिखते हो, बच गए, उन पैराग्राफ्स के बीच में लिखते हो दैट अबव पैराग्राफ्स डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फॉलोइंग वुड बी डिस्कसिंग द वे फॉरवर्ड। ऐसा अक्सर आपने सुना होगा या किया होगा, नहीं करना। क्यों ज़रूरत है आपको बताने की? आपके पैराग्राफ नेचुरली इस चीज़ को एडमिट एक्सेप्ट करवाएंगे। समझ आ गए? ना तो मेन बॉडी में ट्रांजिशन का पैराग्राफ होगा, ना ही मेन बॉडी में ट्रांजिशन का सेंटेंस होगा। आगे चलो, मेन बॉडी का एक और असूल है, वो ये है कि मेन बॉडी में धक्के के साथ कनेक्टर्स नहीं लगाने। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो लिखते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली लिखते हैं। मैं कहता हूँ फिर आगे भी लिखो, फिफ्थली, सिक्स्थली, सेकेंडली, आगे जाके फिर 16th-ly, 18th-ly, 19th-ly, 20th-ly क्यों नहीं लिखते? डू दिस ना। अगर आपने इतना ही लिंक रखना है पैराग्राफ्स के बीच में, इतना ही कोहेरेंट बनाना है, तो 20th-ly जाओ। इतने चलो 10th-ly तो होते हैं, तो 10th-ly लिखो। क्यों नहीं करते आप ऐसे? क्योंकि आपको थोड़ी देर बाद लगने लग पड़ता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। इसी तरह जब थोड़ी देर बाद लगना है ये क्या कर रहे हो, तो पहले ही लगवा लो, ये नहीं करना। जब लॉजिकली चीज़ आपस में बैठ रही होगी ना तो अच्छी बात है, करो उसको। बट इलॉजिकली, इरैशनली हमने कोई चीज़ भी आपस में इस तरह नहीं लेकर चलनी। उसके बाद पैराग्राफ की लेंथ कितनी होती है, आज मैं आपको स्टैटिकली बताने लगा हूँ। मेन बॉडी में कितनी लेंथ के पैराग्राफ लिखने हैं, ताकि आपको ये वाला रौला ना पड़े। कभी कभी पैराग्राफा हो जाता है और कभी कभी पैराग्राफी हो जाती है, इन दोनों के बिटवीन रखना है। इसका रूल ये है कि हर एक पेज के ऊपर एक पैराग्राफ ब्रेक आएगी। क्या आएगी? हर एक पेज के ऊपर। ये देखो, ये पेज है एक, ये दूसरा पेज है। यहाँ पीछे से शायद मैंने यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट किया, यहाँ पे आते 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 मैंने यहाँ पैराग्राफ ब्रेक कर दिया। मैंने दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया, आता गया आता गया आता गया, यहाँ पे आके मैंने ब्रेक कर दिया। मैंने इस पेज के ऊपर एक पैराग्राफ ब्रेक ली है ना, इस पेज के ऊपर भी मैंने कितनी, एक पैराग्राफ ब्रेक ली है। आप ईच पेज 1 पैराग्राफ ब्रेक के साथ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। स्टैटिकली एक तो पैराग्राफ्स की लेंथ मेंटेन्ड होगी, दूसरा पैराग्राफ पे स्टैटिक लुक आएगी। अब एक और बड़ी बात जो आपको मुझसे पूछनी चाहिए, अगर आपके ज़हन में आ रही है नहीं आ रही, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि आउटलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बनानी चाहिए, कि 2 से 3 सफ़ात पे भी इवन चौथे को भी टच कर जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। क्या आप लोग इसके कायल हैं? जो नहीं है वो मेरे से बात करें। आउटलाइन को कोई 3 सफ़ों पे या 4 सफ़ों पे लेके जा रहा है,
तो वो वही लेके जा सकता है जिसको टॉपिक की समझ आए, या वो भी लेके जा सकता है जिसको कुछ नहीं पता? बताओ। सिर्फ वही लेके जा सकता है ना जिसको समझ है। तो आउटलाइन कॉम्प्रिहेंसिव जब आप बिल्ड करते हो तो सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसको समझ है, वो नहीं कर सकता जिसको समझ नहीं है। एग्रीड? समझ गए आप? अच्छा, दूसरी बात, अगर सबसे बड़ा जो मसला क्रिएट करते हैं वो ये करते हैं कि जी आप आउटलाइन अगर कॉम्प्रिहेंसिव बिल्ड करेंगे, हो सकता है हमने प्रोज के नीचे 8 पॉइंट दिए हैं, इधर भी 8 दिए हैं, इधर 6 दिए हैं, 8 8 16 6 22 पॉइंट्स हो गए हैं, एक इंट्रो एक कंक्लूजन का हो गया, तो ये तो 24 पॉइंट्स बन जाएंगे। इसका मतलब है 24 पैराग्राफ, ऐसा ही होगा ना? तो कहते हैं सर इतने पैराग्राफ तो हम लिख ही नहीं सकते, तो आपने तो गलत बात बता दी है। मैं अब आपको एक बताता हूँ चीज़, किसी भी एग्जामिनर रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन्ड नहीं है कि आपका हर एक सब हेड पे एक ही पैराग्राफ बन सकता है, एक से ज़्यादा नहीं बन सकता। समझ आइए मेरी बात? आप चाहो तो 2 सब हेड्स को मर्ज करके एक पैराग्राफ बना लो, आप चाहो तो 3 सब हेड्स को मर्ज करके एक पैराग्राफ बना लो, कोई मसला नहीं है। मैंने आई हैव डन द सेम, माय स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग द सेम सिंस 2021, कोई मसला नहीं है। आउटलाइन पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आउटलाइन कॉम्प्रिहेंसिव होगी तो यू आर अलाउड कि मेन बॉडी में 2 या 3 सब हेड्स को मिला के भी एक पैराग्राफ बना सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं। हमने कहा कि पैराग्राफ की आइडियल लेंथ जो है 1 पेज 1 पैराग्राफ ब्रेक होनी चाहिए। हमने कहा कि पैराग्राफ के अंदर जो है आप 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स मर्ज कर सकते हो। हमने कहा कि ट्रांजिशन का पैराग्राफ, ट्रांजिशन का सेंटेंस नहीं आएगा। साथ ही हमने ये कहा कनेक्टर्स वगैरह को अननेसेसरीली इस्तेमाल नहीं करना। यार जहाँ पे 1 2 3 जगहों पे इस्तेमाल मोरोवर हो रहा है, लगा लो, कोई मसला नहीं है। हर पैराग्राफ से पहले लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं कि जो रेफरेंस कोट करते हैं इन बिटवीन, और कितने रेफरेंस कोट करने चाहिए मेन बॉडी के पैराग्राफ्स के अंदर। अगर आप चाहो तो हर एक बॉडी पैराग्राफ के अंदर कोई रेफरेंस, कोई कोटेशन, कोई फैक्ट एंड फिगर, कोई एग्जाम्पल, इन चारों में से कोई एक भी लगा दो, 2 भी लगा दो, ठीक है। अगर तुम्हारा हर एक पैराग्राफ में ये चीज़ें नहीं लग रही तो इससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं है। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे हर एक पैराग्राफ में मैंडेटरी तुम्हारी कोटेशन, तुम्हारी फैक्ट्स एंड फिगर, तुम्हारी रिपोर्ट राइटिंग या एग्जाम्पल आएगी तो तुम गलती पे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और थीसिस राइटिंग में ऐसा होता है, ऐसे राइटिंग में नहीं होता। एक पैराग्राफ में लगा लिया, दूसरे में नहीं आ रहा, तीसरे में लगा लो, चौथे में नहीं आ रहा, 5वें में, 6ठे में इकट्ठे लगा लो, 7वें 8वें में नहीं आ रहा, 9वें 10वें में इकट्ठा लगा लो। ऑल्टरनेट पैराग्राफ्स पे लगाओ, एक एक की ब्रेक के बाद लगा लो, कोई मसला नहीं। हर एक पैराग्राफ के साथ मुझे कोई ऐसे लाकर दिखा दो जिसने हर एक पैराग्राफ के अंदर कोटेशन भी डाली हो। हर एक पैराग्राफ, चलो कोटेशन छोड़ दो, फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड रिपोर्ट्स डाली हो, इम्पॉसिबिलिटी है। अब डाल कैसे सकते हैं ये? अगर आप चाहो तो आप जो पैराग्राफ लिख रहे हो, ठीक है, डस्टर, अगर आप चाहो तो आपने फॉर एग्जांपल ये पेज है, आप ऐसे लिखते जा रहे हो, यहाँ से आपने पैराग्राफ एज़ पर यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट फिर लिखना शुरू कर दो, ये भी अलाउड है। या यहाँ ऐसे लिखते जा रहे हो एज़ पर यूनाइटेड नेशन, और इधर ऐसे करके लिख लो, ये भी ठीक है। दोनों तरीक़ों से ठीक है। चाहे तो लाइंस के बिटवीन लिख लो, चाहे तो उसको इम्प्रोवाइज़ करके यहाँ पे लिख लो। एक बड़ी अननेसेसरी सी डिस्कशन होती है, मुझे आज तक उसकी समझ नहीं आई। कहते हैं कि पेपर को आपने पहली लाइन से शुरू करना है, पेपर को आपने दूसरी लाइन से शुरू करना है। एग्जामिनर बड़ा माइंड करता है अगर आप पैराग्राफ के बीच में एक लाइन छोड़ देते हो, क्योंकि वो ये समझता है कि सरकारी रिसोर्सेज का ज़िया हो गया। मुझे एक बात बताओ, 27-28 सफ़ात का आपका एक पेपर होता है, आपका ऐसे मैक्सिमम जाता है 20-25 साइड्स पे, ऐसे ही है आपका। और बहुत सारे पेपर होते हैं जो कभी कभी पूरी लेंथ कंप्लीट ही नहीं कर पाते। कभी कभी यूँ होता है आप एक्स्ट्रा शीट लेते हो, सिर्फ पहले सफ़े पे लिख लेते हो, बाकी 3 सफ़े छोड़ देते हो, ऐसा होता है ना। तो फिर तो एग्जामिनर को इतना आग बगोला होना चाहिए तुम्हारे पेपर को जला दे। यार किन डिस्कशन में पड़ गए हो? जहाँ से दिल करता है स्टार्ट करो, बस रैशनली जस्टिफाई करो। अगर तुम्हें यहाँ पे लाइन ब्रेक करके एक लाइन छोड़ के स्टार्ट करना करो, इंडेंटेशन दे के करनी करो। इंडेंटेशन देने का फायदा ये होता है, पता लग जाता है क्लियरली पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है। क्योंकि अगर आपका पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है, इंडेंटेशन नहीं दी, यहाँ से स्टार्ट कर लिया, तो नहीं पता चलेगा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ। क्योंकि एग्जामिनर ने तो स्किम स्कैन करना है, तो कोशिश करो उसको इधर से कर लो, अगला विषय उधर से कर लो, और फ्री फ्लो के साथ लिखो, एंजॉय करके लिखो, इन कॉम्प्लिकेशंस में ना पढ़ो।
मॉक्स हो रहे होते हैं, बच्चों के पास जाओ तो वो कहते हैं सर बस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रही, इंडेंटेशन दे के करूँ बगैर करूँ। मैं क्या, तुम बाहर से जाओ 1 किलोमीटर भाग कर आके करो, क्योंकि तुम्हारे सवाल इस तरह के, उसके जवाब भी ऐसे होने चाहिए। जैसे हम लोग को एक टीचर बड़ी मज़े की बात बताया करते थे, वो कहते थे कि एक दफ़ा रियल वाक़या है कि एक उस्ताद से गर्मियों में ना वो पढ़ाते थे एक एकेडमी में, तो 2 उनके स्टूडेंट्स थे, ठीक है। वो जो है ना वो केपी वाले बंदे बड़े इनोसेंट होते हैं, ठीक है, शरीफ होते हैं, हमारी तरह ना चलाक नहीं पंजाबियों की तरह होते। तो सर ने कहा कि सर से किसी बच्चे ने पूछ लिया, सर वो खान साहब ने पूछा कि रूटीन क्या होती है आपकी ना। उसने कहा कि यार मैं तो सुबह उठता हूँ, सबसे पहले जब मैं तैयारी करता था सुबह उठता था, उठने के बाद 1-2 गिलास किन्नू का जूस पीता था और फिर मैं पूरे दिन का आगाज़ करता था। वो अगले दिन वो दोनों क्लास में लेट आए तो सर ने कहा आप लेट क्यों हो गए? कहते सर कोई दुकान किन्नू वाली खुली नहीं थी मिल रही। हमने कहा 2 गिलास पी कर आते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। हर किसी ने अपने तरीके से कर लिया, जो कर लेता है वो ऐसी गुड़ियाँ चढ़ाता है कि फिर ऐसे लगता है कि यार इसने जो किया वो तो। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, हम भी इसी तरह बड़े अमेज़ होते थे कि यार ये जिसने किया हुआ है ना इसकी बातें तो इतनी रिलीजियस हैं, इसको सुनो, पता नहीं इनसे तो हमसे तो यार ऑर्डिनरी लोग हैं। लक का एक फैक्टर ज़रूर है मेहनत के बाद। मैं कहता हूँ 50% मेहनत होती है, 50% लक होती है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से डिवाइड कर लो, लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि तुम बगैर मेहनत के जाके बैठोगे और लक की बेस पे पास हो जाओगे तो ऐसा नहीं है। मेहनत करके जाओ, लक फिर आती है। वो इस एमआर की भी मिस्टेक नहीं होगी, इसलिए पुराने जो आइडियोलॉजी के लोग हैं वो इसको बड़ा डिस्करेज करते हैं। अब कॉमाज ना लगाओ दोनों साइड पे। दूसरी बात है, जब नीचे आप रेफरेंस दे रहे होते हो तो मेंशन करते हो तो सिंपल अकेली चीज़ कभी भी नहीं मेंशन करनी है। अकेली चीज़ का मतलब है सिर्फ ऑथर का नाम नहीं मेंशन करना, सिर्फ आपने बीच में जो है ना वो बुक का नाम नहीं मेंशन करना, ऑथर की बुक। अगर बुक का नहीं पता तो वो ऑथर फेमस क्यों है? जैसे अगर बान की मून है तो सेक्रेटरी जनरल है, अगर नॉम चॉम्स्की है तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, अकबर एस जैदी है तो इकोनॉमिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट है। डिपेंड करता है आप किस किस को कोट करें। एक चीज़ को कान खोल के सुन लो, ऐसे के अंदर फॉर्मल राइटिंग के अंदर आप रिलीजियस कंटेंट को 100% अवॉइड किया करो। ना आप रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, ना आप रिलीजियस रेफरेंसेस दे सकते हैं, ऐसे फॉर्मल राइटिंग के अंदर अलाउड नहीं है। अवॉइड करो। मैं ये फतवा नहीं दे रहा यहाँ पे, अल्लाह माफ़ करे, कि आपने 100% छोड़ देना। अवॉइड करो। एक बहुत अच्छा टॉपिक आया था, मेरी एक एग्जामिनर से डिस्कशन हुई कि इवन आप सल्लम के हदीस मुबारक है कि इवन इफ़ यू आर एट अ रनिंग स्ट्रीम डू नॉट वेस्ट वाटर। 2021 में ऐसे आ गया। मैंने कहा आप बताओ। उसने कहा इसके अंदर भी आपने रेफरेंस नहीं देने थे रिलीजियस। सिंपल सी बात है, उसको बताओ कि पानी की इंपॉर्टेंस क्या है, पानी ज़ाया कैसे हो रहा है, ना होगा तो क्या होगा, पानी को कंजर्व या प्रिजर्व कैसे करना है, बात ख़त्म कर दो। नो रिलीजियस इंटरवेंशंस। ये भी रिकमेंड किया जाता है कि यहाँ पे वो कलर चेंज करके अगर ब्लू करके हम। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैंने आपको कहा था ना मेक हिम रीड द होल ऐसे। मेक हिम रीड द होल ऐसे का मतलब ये है कि अगर आपने बीच में ग्लिटरिंग वे में अपने रेफरेंसेस कोट नहीं करने हैं, इसका तरीकाकार ये है, पहली बात है अंडरलाइन नहीं करना किसी रेफरेंस को भी, क्योंकि 2 पेज मेरे सामने आएंगे और उन 2 पेजेस के ऊपर जो हाईलाइटेड होगा ना मैं सिर्फ उसको पढ़ूंगा। इसका तरीकाकार ये है कि अगर आप ब्लू पॉइंटर से, जैसे मैं आई यूज़ टू राइट विद ब्लू पॉइंटर, और बीच में मैंने जो रेफरेंस देना होता था मैं ब्लैक पॉइंटर से दे देता था। डिफरेंस क्या क्रिएट आता था? डिफरेंस में मैक्सिमम क्या लगाता था, सेम साइज़ के निब के साथ वेरिएशन ले आओ, वो आउटर भी इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा और आपके वो मकसद को भी पूरा कर देगा। समझ गए आप? दूसरी बात, कंट्रोवर्शियल रिलीजियस पॉलिटिकल इकोनॉमिक फिगर्स को मेंशन नहीं करना अपनी फॉर्मल राइटिंग के अंदर। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद फिर बात आती है जी, अच्छा पहले ना कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं ग्रामर की, उनको अवॉइड करना, वो लिख लो ज़रा। चाहे आपकी आउटलाइन हो, चाहे मेन बॉडी हो, चाहे इंट्रो हो। मैंने अभी रिसेंटली कुछ मॉक्स चेक किए हैं 200-250 के करीब, तो मेरे ज़रा फ्रेश हैं, जो मैंने तकरीबन 100% लोगों में मिस्टेक्स देखी हैं, वो आपने कमिट नहीं करनी। वो कौन सी हैं? मैं कहता हूँ आपकी अंग्रेज़ी का बखिया उधड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर्फ एक चीज़ ठीक है जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि एस और ई एस कहाँ पे लगाना है? दे प्ले, ही प्लेस। आपको एस और ई एस लगाना आना चाहिए।
अगर ये आता है ना और बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी गलत भी हैं, फिर भी वैसे पास हो जाएगा। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आता, ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक आप भला कब कमिट करते हो? जब आप बहुत लेंथी लिखने बैठ जाते हो सेंटेंसेस। आपको याद होगा आपको रिकमेंड किया जाता है शॉर्ट सेंटेंस लिखो। क्यों कहा जाता है आपको शॉर्ट सेंटेंस लिखो? इसलिए क्योंकि शॉर्ट सेंटेंस जो है ना भाईजान, वो सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट की मिस्टेक को ख़त्म करा देते हैं कि हमने एक जगह पे सब्जेक्ट ही यूज़ किया, आगे इतना लंबा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर दिया है, एंड पे जाकर चौथी लाइन पे हमें भी नहीं पता चाह रहा होता प्लूरल यूज़ करना है या सिंगुलर। इसलिए इसका हाल है छोटे। और अगर आपको फिर भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की समझ नहीं है तो यूट्यूब पे डियर सर का एक चैनल है, उस पर जाना, वो तुम्हें रूल्स बता देगा। या एक किताब ले लो, बड़ी अच्छी किताब है, काम आएगी आपके, उसका नाम है ब्रश अप योर इंग्लिश बाय एस.टी. इमाम। ब्रश अप योर इंग्लिश बाय एस.टी. इमाम। उसके अंदर करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के नाम से 32 या 33 के करीब रूल्स दिए गए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। वो ज़रूर पढ़ देना, एक आधा दिन लगेगा, ख़त्म हो जाएंगे। ये ऑथर का नाम क्या बताया? एस.टी. इमाम। ब्रश अप योर इंग्लिश 237 या 35 रुपए की मिलती थी। उसमें से पहले 32 करो, सब्जेक्ट वर्ब वाले अलग है। कौन से पहले? पहले 32 करने पड़ते हैं। मुझे अक्सर कहते हैं वो स्टूडेंट्स के, सर आपको इस तरह कैसे याद होता है? मैं आपको सफ़ा नंबर भी बता देता हूँ किस पे, ठीक है। मैंने उनको मैं कहता यार देखो ना, वो कौन सा शेर था कि तेरे नाल इश्क में किता जो मैं मूसा नाल खुदा कीता, ठीक है। तो हमने तो फिर ऐसे किताबों के अंदर घुसे थे, ठीक है। मुझे याद होता है कि टू द पॉइंट से 500 जो है ना वो 72 के करीब ईडियम्स हैं, वो आपने याद करने हैं उसमें। उसके बाद फिर फ्रेजल वर्ब शुरू हो जाने हैं, वो नहीं करने। हर एक चीज़ याद है, करना पैना है तो तादी होना है। You have to do it, then you'll sail through it, ठीक है। अच्छा आगे आओ, दूसरी मिस्टेक। हाँ जी, अगर आपको महारत है लिखने की तो आपको इजाज़त है लिखो। मैंने आपको शुरू में बताया था एक अच्छा मेंटोर वो होता है जो आपको ये बताता है कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे फेल हुआ जा सकता है, उनसे बचा रहा हूँ। अच्छे तरीके तो अच्छे ही हैं ना। अगर तुम्हें कंपाउंड कंस्ट्रक्ट करते हुए इशू नहीं है कम्प्लेक्स, तो तुमसे अच्छा कौन है? लेकिन अगर है तो फिर तुमसे बुरा कौन है? तो इसका मतलब है शॉर्ट सेंटेंस पे आ जाओ, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, फिर बात आती है, आप लोग फॉर्मल राइटिंग के अंदर फर्स्ट पर्सन यूज़ करते हो, आई, मी, माई, आवर, अस, वी। फॉर्मल राइटिंग के अंदर फर्स्ट पर्सन को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, ये लिख लो। लिख लिया? फॉर्मल राइटिंग के अंदर फर्स्ट पर्सन को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। आगे आ जाओ। फिर बात आती है हैज़ और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, जैसे डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, जैसे टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है मैक्सिमम केसेस के अंदर, ठीक है। जैसे टू वर्ड्स वर्ड होता है, टू वर्ड नहीं होता। उसके बाद फॉर्मल राइटिंग के अंदर आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करते। आपको डू नॉट लिखना पड़ेगा, डोंट नहीं लिखना चाहिए। आपको डज नॉट की जगह डजंट की जगह डज नॉट लिखना पड़ेगा, इट इज़ंट की जगह इट इज़ नॉट लिखना पड़ेगा। आप फॉर्मल राइटिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ जी पूछो। एब्रीविएशंस लिखने का तरीका कार ये है कि पहली दफ़ा अगर आप लिखोगे तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आगे ब्रैकेट्स में एफडीआई पूरा लिखोगे। जब दूसरी दफ़ा लिखोगे तो फिर आपको इजाज़त है, आप एफडीआई लिख सकते हो। जी जनाब, क्या? टू के बाद हमेशा टू फर्स्ट फॉर्म। अच्छा टू TO2, ठीक। अच्छा मैंने मेजॉरिटी में करना है, तकरीबन 98-7% में आती है टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। और फिर वो देखना पड़ेगा कि आप उसको किस नाउन की प्लेसमेंट में लेकर आ रहे हो, कहाँ पे कैसे कर रहे हो। अच्छा उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करते। फिर कुछ ना इस तरह की चीज़ें आप करते हो, I.E, E.G, आई फिर ETC, ठीक है, ये नहीं करना। फॉर्मल राइटिंग में इसका कोई हिस्सा नहीं आता, ठीक। लिख लिया आपने? एक और आप गलती करते हो जिसको हम कहते हैं सेंटेंस पैरेललिज्म की मिस्टेक।
ये मैं आपको छेड़ूंगा नहीं, आपने गूगल करके जाके देखना है यूट्यूब पे सेंटेंस पैरेललिज्म की मिस्टेक क्या होती है। ठीक हो गया, समझ गए हो आप, समझ गए हो। अब आ जाओ कंक्लूजन पे, पता है मुझे याद है, भूलता नहीं हूँ मैं। अच्छा, कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होता है इसको समझना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा अच्छी प्रेसी क्या होती है। मेरी बात समझियो। अच्छा कंक्लूजन बनाने के लिए प्रेसी के रूल्स का जहन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात तो ये है कि जब कंक्लूजन स्टार्ट करोगे तो उसको स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर लिखना टू कंक्लूड इन अ नटशेल, टू एंड द डिस्कशन, कुछ भी लिखो लेकिन ज़रूर लिखना ताकि उसको ये पता चल जाए कंक्लूजन का पैराग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉजिटिव कंक्लूसिव सेंटेंस लिखते हैं ना आउटलाइन के अंदर, उसके नीचे टू कंक्लूड ना लिखा करें क्योंकि ऊपर कंक्लूजन की हेडिंग होती है। ऐसे ही है, वहाँ पे तो कंक्लूजन की हेडिंग नहीं है तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा टू कंक्लूड। समझ गए हो। मैंने कहा कि प्रेसी होनी चाहिए, ऐसे ही कहा मैंने। प्रेसी के रूल्स क्या हैं? हाँ जी, 1/3 सर, एनीथिंग। हाँ जी बहन बताएं, प्रेसी के रूल्स क्या हैं? ओरिजिनल पैसेज का 1/3 होगा, चूँकि यहाँ पे हम 1/3 तो नहीं करेंगे लेकिन वो 1/3 का मतलब होता है समरी। सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, समरी होगी ओरिजिनल ऐसे कि ये नई बात कोई भी कंक्लूजन के अंदर नहीं आएगी, नई डिस्कशन कोई भी कंक्लूजन के अंदर नहीं आएगी, नया सॉल्यूशन कोई भी कंक्लूजन के अंदर नहीं आएगा। इसकी लॉजिक ये है कि कंक्लूजन के बाद कुछ और नहीं लिखा जाता, इसलिए यहाँ पे कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस करवाओगे, उसको जस्टिफाई कहाँ पे करोगे? तो समरी होगी पूरी ऐसे की। हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी कि ऐसे की वर्डिंग्स के अलावा वर्डिंग इस्तेमाल करके समरी दी जाए। पूरी 100% कोशिश की जाएगी कि कोई नई बात, कोई नया आइडिया, कोई नई सॉल्यूशन, कोई नई डिस्कशन इसमें नहीं आएगी। इसकी आइडियल लेंथ जो है वो तकरीबन अगर एक पेज में 25 से 27 लाइंस हैं तो 21 से 22 लाइंस होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि मैं कहता हूँ 75% टू 80% ऑफ अ पेज से ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं होगी। और जैसे ही आप इसको एंड करोगे उसके नीचे आप लाइन लगा के बाकी सारे पेजेस को क्रॉस कर दो। समझ आ गई बात? अब आओ ज़रा पूरे ऐसे के अंदर टाइम क्वेश्चन में एंड पे लेता हूँ। पूरे यही सब पूछने लगे थे। ऐसे कभी भी 3 घंटे का नहीं होता, ये आपको आज तक झूठ बताया गया था। ऐसे होता है 2 घंटे 50 मिनट का, 10 मिनट होते हैं रिवाइज़ करने के। अगर तुमने रिवाइज़ नहीं किया और अगर तुम खुदा ना हादसा 38 या 37 या 35 से ऊपर फेल हुए तो मेरी बात को ज़रूर ज़हन में लेकर आना, तुमने गलत किया था। वो जो तुम्हारे 5, 4, 3, 2, 1 नंबर कटे हैं वो उन 10 मिनट को प्रॉपर यूटिलाइज ना करने की वजह से कटे हैं। इतनी बड़ी बात कर दी है मैंने आपको। 15-1 मिनट लो टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में, पिक करने में, चूज़ करने में। समझ गए हो? 30 मिनट लगाओ आउटलाइन बनाने में, 15 मिनट लगेंगे इंट्रो बनाने में, घंटा गया। 1 घंटा 50 मिनट लो, आराम से तुम 17-18 पैराग्राफ लिख जाओगे आराम से। ठीक है, और 10 मिनट दो एंड पे रिवाइज करने को। बहुत अ मिस्टेक पॉइंटेड देयर इज अ नंबर, ये बात याद रखना। एंड इफ इट इज लेफ्ट इग्नोर्ड इज अ नेगेटिव नंबर। कटिंग कर लो, कटिंग करने का भी तरीका है ना। मैंने ग्लोबलाइजेशन गलत लिखा तो मैं ऐसे लिख दूँ, मैं ये जलेबी नहीं डालूँगा, ना ही मैं यहाँ पे हारदार तार लगाऊंगा। एक सिंपल सी लाइन लगा के उसके ऊपर ही लिख लो, छोटा सा क्रॉस लगा लो तो भी ठीक। सोफिस्टिकेशन में होना चाहिए, सोफिस्टिकेशन के बाहर चीज़ नहीं जानी चाहिए। ठीक है, 4:37 हो गए, 40 हो गए, आपका 15 मिनट हैं। फ्लोर इज़ ओपन फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क।